हो गई जी स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो ये हमारी रेस्पिरेशन की ऑलमोस्ट सेकंड क्लास है, सेकंड लास्ट क्लास है, बिकॉज अब हम आएंगे सीधे सीधे किस पे, कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स एंड रिवीजन पे। हम लोगों ने लास्ट एंड किया था क्रेब साइकिल पे, ठीक है जी। आप लोग क्रेब साइकिल की क्या शक्ल देख चुके हैं? तो काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लिंक रिएक्शन से। अच्छा, मैं वही सोचू कि कुछ चीज तो मिसिंग है, और वो क्या चीज मिसिंग हो रही है? गेस करिए कि क्या चीज मैंने मिस किया होगा। बोलोगे मैम ये तो आपका खुद का काम है ना, हम कहाँ से याद दिलाएंगे, इस काम को भी याद दिलाएं। मैंने अपना जो दूसरा वाला स्लाइड है ना, वो नहीं ऑन किया। मैं सोच रही हूँ कि मुझे मेरी शक्ल दिखाई क्यों नहीं दे रही है। चलिए जी, जस्ट गिव मी 1 30 सेकेंड्स, और उतनी देर में मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। जस्ट 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। आस्क टू ज्वाइन। आ गई जी। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। देख सकते हैं आपकी अंजलि शर्मा हैज ज्वाइंड, आपके में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, हम लोग लिंक रिएक्शन से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको चीजें जो है पूरी की पूरी आप पूरी क्लास में कनेक्ट कर सको। ये आज हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे भी पढ़ेंगे जो कि आपको क्या लगेंगी, रिपीट हो रही हैं, बट या दे आर इंपॉर्टेंट, तो वो रिपीट होंगी। लिंक रिएक्शन में हमने जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था, उसका एंड प्रोडक्ट क्या, पायरुवेट को यूज किया था। और आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारा एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल हमको क्या, एक एसिटिल कोएंजाइम प्रोवाइड कर रहा था, राइट। ठीक है, तो हमारे पास कितने पायरुवेट थे, 2 पायरुवेट थे, तो हमको कितने एसिटिल कोएंजाइम मिलेंगे, 2 एसिटिल कोएंजाइम मिलेंगे। अच्छा, सब लोग को ऑडियो वाला मैंने ऑन कर रखा है ना, तो प्लीज आप लोग आंसर्स भी देते रहेगा जब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और हमारा कन्वर्ट हो रहा था NAD में। हमने क्या कहा कि 2 पायरुवेट थे, 2 एसिटिल कोएंजाइम ये बने होंगे, तो 2 ही बीटा NADH आयन भी बनेंगे। ठीक है जी, इस चीज को लास्ट जो क्लास थी ना, उन बच्चों को अच्छे डपत दांत लगी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक लिंक रिएक्शन में 2 NADH आयन प्रोड्यूस होते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ जाइए जी। ये थी हमारी कुछ हद तक सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, बट कल की क्लास में हम लोगों ने जो चीज मिस की थी, वो क्या था बच्चा जी, वो थे हमारे जस्ट वन सेकेंड एंजाइम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, लेट लतीफ लोग टाइम से ज्वाइन गुड किया। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन है ये, सुतेक्षा? मैम इन्होंने यस आपकी मैम, स्टोरी नहीं मैं सुनी। हूँ। क्या कह रहे हो बच्चा जी? मैम इन्होंने आपकी स्टोरी नहीं सुनी थी शायद। हाँ जी सिमरन जी, एक्चुअली मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मैं स्टोरी बहुत अच्छे से समझा नहीं पाई, वरना मैं स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कि बंदे का ना क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आत्मा तक हिट हो जाती है उसकी। कि अगली बार से। हम बिहेवियर से कर रहे हैं। हाँ वही वही नहीं वही मैम, जब मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैंने जल्दी ज्वाइन नहीं करा थोड़ा। सुतीक्षा जी जब ज्वाइन करना ही था तो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेती, क्या फर्क पड़ जाता। चलो जी, नहीं मैम, चलो मैं जी, भी पूरी। बाहर से आई थी। ओके जी मान ली बात। चलो जी, अब सुतीक्षा जी की तबीयत खराब है, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, सुनते जाइए। देखो जी, पहला जो 10-15 मिनट जाएंगे वो थोड़े फास्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग कल वाला ही पार्ट कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो स्लाइड तीनों चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल? यस मैम। चलो जी, यस मैम। कल की क्लास में आप लोगों ने जो थोड़ा सा चीज मिस किया था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो हम लोगों ने सिट्रिक एसिड में उस टाइम पे नहीं किए थे, क्योंकि क्या बहुत ज्यादा खच्चर पचर हो जाती वीडियो स्लाइड हमारी। ऑल्दो वो अभी भी हो गई है, बट अब आपको क्या याद करना है कि जब हमारा 2 एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलता है ना, तो इस टाइम पे हमारा सिट्रेट सिंथेटेज नाम का जो एंजाइम है, वो यूटिलाइज हो रहा होता है। फिर जब ये सिट्रिक एसिड हमारा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या है, 6 कार्बन से एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट है। बट आप यहाँ पे एक चीज जो देखोगे ना, कि बीच में ना आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी मिल रहा है। क्या दिख रहा है आपको, ये देख रहे हो, एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आइसोसिट्रेट नाम का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी मिल रहा है, जब हम सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, 2 अलग अलग एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो आपको रटने हैं। वैसे मैं आपको सिट्रिक, आपको खुशी होगी उन बच्चों को जो कि जिन डिपेंडेंट रहते हैं बहुत ज्यादा, कि मैंने ना सिट्रिक एसिड साइकिल का एक कोड यूज किया है, मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं बिलीव नहीं करती इसमें। तो मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में दे दूंगी। सो आप जिनको मर्न हो वो प्लीज इसको यूज करें, और एग्जाम में करेक्ट आंसर लिख के आए। यहाँ पे हमारा एंजाइम सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में पहुंचने के लिए ये 2 एंजाइम यूटिलाइज हो रहे हैं, एकोनिटेज और दूसरा है हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है जी, स्लाइड्स आपके पास साफ सुथरी वाली पहुंच चुकी है। साथ में हमारे 2 आयंस भी यूज हो रहे हैं, एक है हमारा आयरन, दूसरा है हमारा मैंगनीज।
अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जब ये कन्वर्ट हो रहा है ना, उस टाइम पे हम हो रहा है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। और इस बीच में आपको पता है कि क्या हमारी एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, NADH का एक और मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और हमारी GDP GTP में कन्वर्ट हो गई, राइट। फिर हम बढ़ते हैं सक्सिनल कोएंजाइम में, आपको पता है अनस्टेबल है, इसको कन्वर्ट कर देगा तुरंत ही सक्सिनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हाट, सक्सिनाइल सिंथेटेज, ठीक है। फिर ये सक्सिनाइल सिंथेटेज जो है हमारा क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, जो कि क्या है 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है बच्चा जी, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। और फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में जो जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा फ्यूमरेज एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है। लास्ट आता है हमारा लास्ट स्टेप क्या, मैलिक एसिड हमारा फिर से हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजनेज। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं, मुझे पता है कह सकती हूँ कि आप लोग को एंजाइम एक बार में रट गए होंगे, बट हाँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होने चाहिए। चलो जी आगे बढ़ जाओ जी। आगे हम लोगों ने क्या है, अब ये आ जाता है आपका उन स्टूडेंट्स के लिए, देखो मोस्टली तो स्टूडेंट मुझे पता है कि क्या है, क्लास के स्मार्ट है, वो लिख देंगे कि सबसे पहले मैम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमारा एसिटल कोएंजाइम से मिलता है और सिट्रिक एसिड बना देता है, इस टाइम पे सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम यूज होता है। बट कुछ कुछ स्टूडेंट जिनको ना लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हमने क्या लाइन वाइज लाइन करके लिखा हुआ है, सो प्लीज वो इसको भी अपना एग्जाम में कॉपी पेस्ट मतलब क्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है जी, हमारा आता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है बच्चा जी, ये स्टार्ट होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। इतना सारा आपको नहीं लिखना, तो बस इतना लिख दो कि हमारा जो ये रिएक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, हमारा कंडेंसेशन होता है इसका किसके साथ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, और ये हमको क्या सिट्रिक एसिड देता है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या था, सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा था। फिर आगे क्या कहानी थी हमारी कि इसका एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि बच्चा एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ना, वो तो हमारा लिंक रिएक्शन का क्या है, एंड प्रोडक्ट है। क्या है बच्चा जी, कि जब तक हमको ये एंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमारी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है जी। तो ये उसका था, ये तो उसका था एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर है हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है जी। फिर ये हमारा इसने बनाया क्या, सिट्रिक एसिड हमारा बनाया। तो पहला केमिकल जो फॉर्म हुआ वो क्या नाम है, सिट्रिक एसिड, इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूटिलाइज हुआ, सिट्रेट सिंथेटेज, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम और कोएंजाइम दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, कोई इनको एक नहीं मानेगा कि ये एक है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। पहला पॉइंट ये वही है जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा, बट क्या स्टार्टिंग से करना था तो इसलिए 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पे। फिर क्या था हमारा, सिट्रेट जो बन गया वो हमारा कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये आइसोमेराइज हो गया, तो कौन सा एंजाइम यूज हुआ होगा, आइसोमेराइज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए हो अभी जस्ट आप लोग, कोएंजाइम। ओ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था बच्चा जी, मैम फोटोसिंथेसिस में आइसोमेरेज करके कुछ अभी ग्लाइकोलिसिस में, हाँ जी बिल्कुल सही सिमरन जी, आइसोमेरेज नाम का एंजाइम यूज होता है, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, उनका सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता है मैम वही सेम होता है। हाँ, सिर्फ उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल सही जी प्रेरणा जी। फिर क्या आ जाता है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ बिल्कुल सही प्रेरणा जी, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2, हाँ जी मैम जी हमें समझ में आ गया कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तब हमारा आइसोसिट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में। एंजाइम के नाम वहां पे लिखे हुए हैं, 10 बार बहुत ज्यादा भर जाता स्लाइड, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब फिर से एक हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और इस बार किसका होगा, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का होगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा बच्चा जी, सक्सिनल कोएंजाइम में। देख रहे हो, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे साथ में लिख के आओगे ना, ये 5 कार्बन है मैम, और ये सॉरी ये 6 कार्बन है मैम, ये 5 कार्बन हो गया, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 4 कार्बन। जस्ट वन, सो सॉरी, आपको पता है जुकाम बुखार है ही आपकी मैम को बहुत टाइम से। फिर लास्ट में हमारा जो ये सक्सिनल कोएंजाइम ये बना था, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड से, और एक मॉलिक्यूल हमारा जीटीपी का बनेगा, और साथ में क्या बना था बच्चा जी, यहाँ मेंशन नहीं है बट आपको पता है NADH2, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इसी स्टेप पे निकल गई। ठीक है जी, कितनों को ये क्लियर हुआ? बोलो जी, कुछ लोगों को भी क्लियर हुआ या मैम नहीं? ठीक है जी, चलो जी। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका आंसर आप ही लोग मुझे देंगे। देखो जी, फिर हमारा आपको पता है कि जीडीपी जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, जो कि सेम वैसी ही रिएक्शन है जैसे कि जब हमारा एटीपी हमारा एडीपी से बनता है। ठीक है, सेम वही काम है इसका भी। अब आता है हमारा लास्ट और सेकंड लास्ट स्टेप, इसको भी देख लो, फिर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। लास्ट में हमारा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। ठीक, क्या हो रहा है बच्चा जी? ऑक्सीडेशन हो रहा है सक्सिनेट का, किसमें? टू फ्यूमरेट, और फिर बाद में मैलेट में। ये आप लोगों ने अगर साइकिल अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारे स्टेप्स आपको एक, जैसे कहते हैं ना, जैसे मुझे तो अब क्या पढ़ा पढ़ा की आदत होगी, तो वो साथ साथ में चलता रहता है। इनफैक्ट ना मुझे उसकी पोजीशन भी याद रहती है कि कहाँ पे रहेगा। ठीक है, पहले सक्सिनिक एसिड, फिर यहाँ फ्यूमेरिक एसिड, फिर हमारा मैलिक एसिड, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पास में आ जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो पोजीशन तक याद रखिए, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही आपको भी याद हो जाए। फिर हमारा ये जो मैलेट था वो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? फिर से एक्सेप्टर बन जाएगा। अब क्वेश्चन 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 ये आता है हमारे पास कि हमारे पास एनर्जी फॉर्म करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके कह लो या 3 मॉलिक्यूल है। कौन कौन से हैं? कोई भी बच्चा क्लास में, एनर्जी को फॉर्म करने के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो कि हमको एनर्जी देते हैं? बिल्कुल सही जवाब, पहला तो एटीपी। एंड डीपीएच। दूसरा समीर, कौन बोल रहा है ये आंसर्स? फटाफट उसका नाम भी बता दो। एनएडीपीएच। और मैम साक्षी। एडीपी जीडीपी एक ही है सैम जी। और लास्ट? जीटीपी। नहीं, एटीपी जीटीपी ये सब एक ही में आते हैं। मैम एडीपी। मैम एफएडीएच। बिल्कुल सही सिमरन जी, इतना धीरे से काहे बोल रही हो डर डर के भाई? दूर ऑनलाइन क्लासेस में आपको कर भी नहीं सकते। कंफ्यूज थी। हाँ ही कंफ्यूज थी। एफएडीएच। ठीक है, एनएडीएच की कितने, एनएडीएच का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी देते हैं? आज की क्लास में सीखना है आपको कि कैसे देगा 3। ठीक है, ये 3 एटीपी देता है और ये हमारे 2 एटीपी देते हैं। ये छोटी सी बात भी आपको पता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लोग छोटा सा लिख देते हैं। अब आती है मेन कहानी। मेन कहानी हमारी ये है कि ये दोनों इनसे फिर अलग कैसे हैं। इनसे अलग ये ऐसे हैं कि एटीपी ना हमारा क्या है ना, डायरेक्ट कैश है। मतलब जिसको एनर्जी चाहिए, जैसे वो होता है ना कि एनर्जी चाहिए, आपने ग्लूकोन डी घोल करके डायरेक्ट पिला दिया, तो वो डायरेक्ट हमारा रॉ एटीपी गया। जैसे समझ लो पैसा, डायरेक्ट जो कैश है आपके पास वो हमारा एटीपी है। ठीक है, आपने कुछ भी किस खरीदना है, फटाफट से कैश दिया, ले लिया। अब आ जाते हैं एनएडीएच और एफएडीएच। एनएडीएच और एफएडीएच को आप ऐसे समझो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा आलू है। ठीक है, आलू क्या करेंगे? पहले हम आलू को पकाएंगे, फिर खाएंगे, फिर वो अंदर जाके क्या, ग्लूकोज बन के एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बट और या फिर दूसरा एग्जांपल कैसे समझ सकते हो, ये अगर हमारा डायरेक्ट कैश है ना, तो ये हमारा बैंक का चेक है। ठीक है, पैसे तो दोनों ही दे रहे हैं हमको, पैसे तो दोनों ही है ना, बट बैंक के चेक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा बेटा। जैसे हमको आलू से एटीपी, आलू से हमको एनर्जी लेने के लिए क्या, आलू को खाना पड़ेगा, तो वैसे ही बैंक से चेक लेने के लिए हमको बैंक जाना पड़ेगा। ये सब कहानी मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए, बट मैं आपको पता है मैं ज्यादा कहानियों में विश्वास रखती नहीं हूँ। तो एटीपी का मतलब है कि ये हमको डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बल्कि एनएडीएच और एफएडीएच जो हमारे आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चा जी? वो इनडायरेक्ट दे रहे हैं, या फिर आप कैसे हो मैम, एलआईसी। अच्छा सही। ठीक है, आप इसको ये कह लो कि ये हमारे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम के एक सबसे फोर्थ इवेंट जो हमारा होता है ना। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर आता है ईटीएस। तो ईटीएस इसीलिए होता है क्योंकि ईटीएस का और कोई काम धाम नहीं है। अभी जस्ट हमारा ईटीएस स्टार्ट होने वाला है विद इन 5 मिनट। ईटीएस हमारा क्या करता है? एनएडीएच आयन और एफएडीएच आयन की जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है, मतलब इन लोगों को यूज करके एटीपी को बनाता है। समझ में आया ईटीएस का फंक्शन? बोलो जी। यस मैम। मैम यस अभी 10 बार ऑल्दो होगा ये, बट फिर भी अभी से भी सीख लो एक बार, और 11वीं बार सीख लो। चलो जी, अब ये आ जाती है कभी कभी इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन, जो आपके में क्या है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है। ऑल्दो आपको पता होता है, बट फिर भी आप लिखने में थोड़ा सा जैसे कहते हो नहीं लिख पाते हो, कि हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल की क्या इक्वेशन क्या है। तो पायरुविक एसिड हमारा जब 4 NaDH आयन को यूटिलाइज करता है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? मतलब वाटर को यूज करता है, और साथ में क्या एडीपी मॉलिक्यूल, या फिर आप या डायरेक्ट याद करो तो जीडीपी।
अब याद है पायरुविक एसिड को मैं ले रही हूँ, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, कहाँ से बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन से, क्योंकि पायरुविक एसिड हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में किसमें कन्वर्ट होता है? सिमरन, सैम, प्रेरणा, साक्षी, तुम लोग लास्ट क्लास में थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोएंजाइम। यस बिल्कुल सही। और ये बाकी लड़कियां क्या कर रही हैं भाई, जगराता चल रहा है यहाँ पे कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी माइक लेके? एसिटिल कोएंजाइम है, बिल्कुल सही बोला जी श्याम जी। श्याम जी आपका नाम क्या है वैसे ओरिजिनल? मोहित। ओके मोहित, ठीक है जी, भावी डॉक्टर मोहित जी। चलो जी, बिल्कुल सही बोले श्याम जी। बाकी लोग भी भाई थोड़ा होश के नाखून खाएं, मैम, ठीक है। ये हमारा डॉक्टर बोला। तो तुम सही टाइम पे आंसर भी तो मारो ना, उन्होंने देखो सिक्सर मारा, ठीक है। ये आपकी हमारी भले ही रिएक्शन क्रेब्स साइकिल की है, बट याद रखो कि हमने यूटिलाइज कहाँ से किया है, लिंक रिएक्शन से, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं रहा है। क्योंकि जब हम एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का यूज कर रहे थे और एक एसिटिल कोएंजाइम यूज कर रहे थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक रिएक्शन से हमको एक NADH मिल रहा था, एक NADH को हम कन्वर्ट कर रहे थे NADH में, और क्रेब्स साइकिल में हम कितने कर रहे थे बच्चा जी? 3। याद है? मुझे नहीं पता कितने को याद है, बट इसको भी मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया कि लिंक रिएक्शन में जब हम कर रहे थे बच्चा, तो पायरुविक एसिड हमारा ये कन्वर्ट हो रहा था एसिटिल कोएंजाइम ए में जब, ठीक है। तो ये हमारा एक NAD आयन को यूज करके क्या कर रहा था, NADH में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। और हमने क्रेब्स साइकिल में कल ही सीखा कि हमको 3 NAD मिलते हैं, ठीक है, एक FADH और एक मॉलिक्यूल ही ATP का, ATP या GTP जो भी कह लो, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें हैं कि एक रहा हमारा NAD, यहाँ पे आपको वो चीज मिसिंग है, तो आप जैसे यहाँ पे FADH लिख लो साथ में, ठीक है। एक FAD हमारा आयन है, ये हमारा किस में कन्वर्ट होंगे? अच्छा, ऊपर नहीं लिखा है, नीचे लिखा हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है सारा का सारा काम। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलेगी, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कहाँ कब कैसे। 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आयन प्लस हमारा 4 क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होंगे, क्योंकि आपको पता है ये इसके साथ 2 बनते हैं। एक मॉलिक्यूल हमारा FADH का, ये मैंने आपको बताया था यहाँ मिसिंग है, और एक हमारा ATP कह लो या GTP कह लो, वो फॉर्म हो रहा था, ठीक है जी। अब बताइए जी, आप में से कितनों को ये वाली जो रिएक्शन है क्लियर हुई है? समरी इक्वेशन जैसे कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैम क्लियर हुई बिल्कुल। है या नहीं हुई मैम हो? क्लियर है। बता सकते हो कि मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारा बच्चा लिंक रिएक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पायरुविक एसिड लिखा है, ठीक है जी। चलो जी, क्लियर हो गई है तो वेरी गुड, हम बढ़ जाते हैं आगे। ये रही जी, 2 बार हम पहले ही बना चुके हैं, तीसरी बार आपके लिए भी बना देते हैं जी, क्योंकि हमें भेदभाव नहीं करना है आप लोगों के साथ। ये रही प्यारा सा हमारा क्या सेल, फटाफट थोड़ा बनाएंगे। ये हमारा है प्यारा सा सेल, एक सेल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा ये साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, ठीक है, ये सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है उसका नाम क्या है बच्चा, जो हमारा मतलब पूरे में फैला नहीं रही हूँ कि, बट हमारा क्या छोटे से काम हमारा चलेगा नहीं, इसलिए मैं इसको बड़ा सा बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि हमारा ये सारा काम कहाँ चल रहा है, कौन से ऑर्गेनेल के अंदर, थैलक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही, सैम जी एकदम करेक्ट आंसर देते हैं, पता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया जी, ठीक है। ये हमारा चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की क्या, हमारी आउटर मेम्ब्रेन। कैसे लिखोगे इसको, ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चा जी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली मेम्ब्रेन हम लोग थोड़ा अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम जल्दी में है थोड़ा, ठीक है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ये रही उसकी इनर मेम्ब्रेन, ये लीजिए, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कितने लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं? सही से बताना। हमने नहीं खोली। मैम मैं सारे के सारे एनसीईआरटी खोल के बैठो, सारे के सारे बच्चे फटाफट से अपना फोन लेके से घूमो, एनसीईआरटी बुक के पास अपने बैग के पास जाओ और खोल के बैठो। ये है बच्चा जी हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब पहले मुझे आप बताइए कि हमारी ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी? ये भगवान, अभी लास्ट क्लास के बच्चों को ना इसी चीज पे डांट पड़ी है। सच में तुम लोग को नहीं याद है? साइटोप्लाज्म। हाँ सैम जी, और थोड़ा डरिए, किसी ने तमंचा रखा है आपके सर पे?
बिल्कुल सही बोले हो भाई, ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म में हो रही थी। बाकी सारे बच्चों को क्या हो गया भाई, ऐसे निकालोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम? परसों जो चीज पढ़ी है वो तुम लोग को आज याद नहीं है, फिर कल की क्लास में क्या करके आओगे भाई? कल तो तगड़ा रिवीजन है हमारा। इतनी मेहनत मशक्कत करके तुमको दिखाऊं मैंने तुम्हारे लोगों के लिए क्या बनाया हुआ है, देखो जी, कि क्लास में कम टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले से ही होमवर्क करके लेके आती हूँ। 1-1.5 घंटा लगता है मुझे ये काम करने में भी। ये देखो जी, कहाँ गया, ये देखिए, इतना बड़ा चार्ट बनाया तुम लोग के लिए मैंने, देख रहे हो? ये देखो, यहाँ से ये पूरे चैप्टर की समरी है बच्चा जी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ये। देखो पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में हमारा रिवाइज होगा इससे। बच्चा जी अगर मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आपको थोड़े से एफर्ट्स तो आपके साइड से भी दिखने चाहिए ना, कि एटलीस्ट जितना मैं पढ़ा के आ रही हूँ उतना सब आप कुछ याद करके आओ। सिमरन जी सॉरी नहीं चाहिए आज के लिए मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ, बट कल से क्लास में आप प्लीज लास्ट क्लास का रिवाइज करके Okay, आएंगे। मैंने ma'am. आपसे पहले ही कहा है कि लास्ट क्लास का रिवाइज करके आया करो। आई जस्ट वांट दैट मच ओनली फ्रॉम यू गाइस। चलो जी, फिर हमारा क्या आ गया, ये ग्लाइकोलिसिस हुई हमारी साइटोप्लाज्म में, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, ठीक है, ये लो। फिर हुआ हमारा क्या, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन। अब मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, डायरेक्ट ही आपको बता रही हूँ कि मैट्रिक्स होती है ये इसके अंदर हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है क्या, क्रेब्स साइकिल एंड हमारा लिंक रिएक्शन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ईटीएस सिस्टम हमारा क्या करता है बच्चा, ये तो अभी जस्ट मैम बताया, एटीपी एटीपी बनाता है, किसकी हेल्प से, NADH आयंस जो होते हैं, NADH2 और FADH2, उनको यूटिलाइज करके वो एटीपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इनके पास खुद का ये मैकेनिज्म नहीं होता है, तो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि इनके लिए एटीपी को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये रहा क्रेब्स साइकिल के हमारे रिजल्टेंट, या कह लो एंड प्रोडक्ट तो नहीं, बट रिजल्टेंट कह सकते हो, कि यहाँ पे हमारे NADH के आपको पता है कितने होते हैं, 3 NADH के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? Yes, ma'am. और FADH के हमारे कितने थे, इसका भी कलर दूसरा ही कर लेते हैं वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। ये था हमारा FADH आयंस के 2 थे, राइट, 2 थे हमारे। अब देखो जी, मेन कहानी हमारी कहाँ चल रही है, मेन कहानी हमारी बच्चे ये चल रही है कि इसमें आपको देखो, ये बात मैं आपको ना बहुत पहले बता चुकी हूँ। कौन सी बात मैम? ये बात कि जब हमारा ये NADH आयन फॉर्म हुआ था, तो ये कैसे फॉर्म हुआ था, NAD प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका मतलब है जब ये टूटेगा तब भी ये क्या करेगा, NAD प्लस हमारे क्या, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हमारे क्या, मैंने आपको ये बात जब हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर कर रहे थे ना, तब आपको बताई थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रिलीज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये बात कितनों को याद है अभी तक? आवाज सब आ रही है ठीक ठाक? मैम मुझे याद है। ओके जी, याद है तो वेरी गुड। तो यही इसी का आज मेन रोल है हमारे पास, ठीक है, कि एक NADH आयन जो हमारा है वो ब्रेक करता है, तो कैसे, NAD आयन, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो आप ना अभी के लिए कैसे याद करके रखोगे कि ये NAD जो है, NADH आयन, ये यहाँ रिड्यूस हो गया है, कैसे, NAD आयन में हो गया है प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है यहाँ पे? बस इतना छोटू सा बता दूं। Yes, ma'am. चलो जी, फिर इसको करते हैं हम थोड़ा सा जूम, वरना आपको चीजें क्या है क्लियर नहीं होंगी। ये आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया क्लियर। साथ में FADH का भी देख लो, नहीं पहले NADH का देख लो। तो इसने 2 हाइड्रोजन आयन दिए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने देगा ये, 2 ही मैम इलेक्ट्रॉन, 2 ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने दिए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने क्या नाम दिया है बच्चा, इलेक्ट्रॉन Electron ट्रांसपोर्ट transport सिस्टम, system. ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये हमारा 5th कॉम्प्लेक्स, आपको पता होना चाहिए एटीपी सिंथेस को हम 5th कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि कहाँ, थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी जो, आपको अच्छा ये तो पता है ना कि हमारा जो ये ETS चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ चल रहा है बच्चा जी, देख रहे हो ये Mitochondrial map. नहीं बच्चा, इनर वर्ड भी लगाना है आपको। तो ये अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस पे अटैच होता है। ये पांचों कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब देखो जी क्या कहानी चल रही है कि हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे, हाइड्रोजन आयन फिर कहाँ रहेंगे तब तक के लिए,
ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये रहे, ब्लू ही कलर ले लेते हैं बच्चा, वरना फिर हम लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और कलर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहे हमारे हाइड्रोजन आयन, ऐसे ही पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर में ये आ रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो आ गया हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में। क्या आ गया बच्चा जी? ये हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रहा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तैरते तैरते आ गया हमारे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, सिर्फ कैपेबिलिटी है NADH आयन को एक्सेप्ट करने की। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और इसी बिहाफ पे इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, मतलब वो एंजाइम का नाम है, बट उस कॉम्प्लेक्स का नाम भी अगर कोई पूछता है तो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन आया, ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से। ये 2 इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स 2 पे। ये रहा कॉम्प्लेक्स 2। जब ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना बच्चा, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारा 2 हाइड्रोजन आयन जो यहाँ अंदर पड़े हुए हैं वो भी साथ में रिलीज होते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट में एंटर हुए थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रिलीज हो रहा। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे ये भी मेंशन है कि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, बट हम उसको काउंट नहीं करते कभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन आयन हमारे रिलीज हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन तो हमारा एक ही बार है, यही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, आगे बढ़ा। कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आ गया अब ये, कॉम्प्लेक्स थर्ड। बिल्कुल थर्ड सही, मैम। कॉम्प्लेक्स 3 पे। भाई जी क्लास में 20 से ऊपर स्टूडेंट है, आई वांट एवरी स्टूडेंट एटलीस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन रिप्लाईज का आंसर दीजिए। ठीक है, ये हमारे 3rd कॉम्प्लेक्स में आया। तो आपको क्या लगता है जब ये 3rd कॉम्प्लेक्स में आएगा तो क्या ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? नहीं जी, ये भी हमारा क्या अंदर से 2 हाइड्रोजन आयन को बाहर लेके आएगा। ठीक है जी, अब हमारा लास्ट स्टेप कि जब 3rd से ये जाएगा किस पे, 4th पे। 4th पे। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन हमारा फिर से पहुंचा किस पे, 4th पे। 4th पे भी इसके साथ यही कहानी कि ये 2 हाइड्रोजन आयन को फिर से ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब आ जाता है हमारा मेन कहानी का कंक्लूजन। क्या कहानी का कंक्लूजन है बच्चा जी, कि जब भी आप यहाँ पे देखो कि NADH आयन का, ठीक है, या फिर कह लो NAD, एक ही साथ लिख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, जब हमारा एक मॉलिक्यूल NADH2 आयन को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए? जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन के 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं हमारे? 2 मैम 2। नहीं बच्चा, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ। 6 2 हाइड्रोजन आयन के, बिल्कुल सही जी। ठीक है, 6 कह लो या आप कह लो 3, हाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, यस मैम 6 हो है ना? गए। ये रहा 2 हाइड्रोजन आयन, ये रहा 2 हाइड्रोजन आयन, ये रहा 2 हाइड्रोजन आयन। बट हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स करके लिए हुए, वरना आप क्या एक एक करके दिखाते तो बात वही तब भी पड़ती। बट हमने क्या 2 इलेक्ट्रॉन को एक बार में ट्रांसफर कर दिया। मैम तो 6 आपको, हाइड्रोजन हो गए ना? हाँ जी 6 हाइड्रोजन आयन हो गए। बट बच्चे जी आप आंसर कभी ऐसे नहीं लिखोगे। साक्षी आप आंसर लिख के आओगे कि 3 टाइम्स हमारे 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। क्या लिख के आना है बच्चे आपको? 3 टाइम्स हमारे 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। अब ये पहुंच गया हमारे किसके पास, कर्ता धर्ता के पास। इसका नाम क्या है बच्चा? ATP सिंथेटेज। क्या नाम है इसका? ATP सिंथेटेज। अब ये हमारा, हाँ तो ये हमारा कर रहा है मेन काम। मेन काम मतलब कि इसने एक बार 2 हाइड्रोजन आयन को अगर यूटिलाइज किया ना, तो ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ATP को रिलीज करता है। ये बात आपको रिटन फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख लो कि इसका काम क्या है। ATP सिंथेटेज का सबके लिए वो इक्वल काम करता है। ठीक है, इसके ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। जैसे फर्स्ट वाला जो है हमारा, वो सिर्फ NADH को एंट्री कर देता है। तो अब हमारे पास तो FADH भी है। FADH भाई साहब क्या करेंगे, FADH भी हमारा वही काम करेंगे, क्योंकि FADH को भी जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या कि ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक FAD आयन में और हमारे 2 हाइड्रोजन आयन में। तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन आयन तो हमारे ऐसे ही पड़े हैं, बट हमारा क्या 2 हाइड्रोजन आयन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं पूरे, उसमें 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के भी तो निकल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स तो उसको एंट्री देगा नहीं, तो उसको एंट्री कौन देगा, इसको एंट्री देगा हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स। अब आप चीजों को नोट करना स्टार्ट करिए। जब हमने NADH आयन को फर्स्ट इसमें एंटर किया था, तो क्या हमारे कोई भी प्रोटॉन निकले थे? नो मैम। नहीं जी, कोई भी प्रोटॉन नहीं निकले थे, क्योंकि ये No, इसका ma'am. एक्सेप्टर था। ठीक है, सिमिलर FADH के साथ भी है कि जब हमारा FADH आयन सेकंड कॉम्प्लेक्स से एंट्री मारेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे। ये जब सेकंड कॉम्प्लेक्स से पहुंचेगा 3rd पे, ठीक है,
तब ये दो हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अब ये सेकंड से जब सॉरी थर्ड से जब फोर्थ पे जाएगा, ये रहा फोर्थ पे, तो ये फिर से दो हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करेगा। मैं यही वाला ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है, ग्रीन वाला। अब FAD से हमारे कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं बच्चा जी? मैम FAD से कितने निकल रहे हैं? ऑफ 2 हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, एक FADH2 आयन से हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं मैम। बात खत्म। ये रहे आपके क्या कंक्लूजन। ठीक है, अब आपको जाके कहीं ना कहीं समझ में आया कि एक NADH आयन से हमारे 3 ATP क्यों बनते हैं और एक FAD से 2 ATP क्यों बनते हैं? यस मैम। क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन हमारा एक ATP मॉलिक्यूल देता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन, दिस विल गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये तीसरी बात है जो आपको रटनी है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अभी इसके सारे एंजाइम्स और जो कैरियर्स हैं, एंजाइम्स तो नहीं इसमें ज्यादा, कैरियर्स जो है वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगी। बट पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पूरा जितना मैंने समझाया, मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपको पूरा क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। सैम जी क्या हो गया, आवाज नहीं निकल रही आज आपकी? क्लियर है मैम, क्लियर है। क्लियर है? यस। ठीक है जी। अब आप लोग आगे के लिए हमेशा याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म में हो रही है। उसके बाद जो हमारा जो पाइरुवेट बना, सोचो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था बच्चा? पाइरुवेट, राइट? पाइरुवेट कहाँ आया होगा? पाइरुवेट आया होगा हमारा अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैट्रिक्स में आया होगा तो फिर यहाँ पे आके क्या लिंक रिएक्शन हुई, फॉलोड बाय हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के जो हमारे NADH और FADH बने निकले थे, वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करेंगे और लास्ट में ATP सिंथेटेज क्या कर रहा है? 2 हाइड्रोजन आयन को एक ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल वाला। अब आ जाओ जी इसका अभी मैम जो आप लोगों आपने ने अभी समझाया है, ये पेपर में डायरेक्ट बोलते साइकिल ड्रॉ करने के लिए? देखो आपका पेपर में ये साइकिल भी बना के आओगे और जो बना के आओगे, मैं आ रही हूँ उससे, बिल्कुल मुझे पता है तुम लोग वही पूछोगे। देखो ये साइकिल बना के आना अपने एग्जाम में, ठीक है? मैम जूम आउट कर दो थोड़ा। जूम आउट करूं? इतना तो काफी है यार। देखो जी, ये पता है क्या है बच्चा जी? अभी सैम जी आपने शायद पूछा था कि मुझे सुनाई पड़ गया। ये है आपका ये NCERT का डायग्राम। ऐसा ही बनाया NCERT में, खोली सब लोगों ने NCERT? यस मैम। Yes, ma'am. मेरे देख के ना काफी कॉम्प्लेक्स इसको पता है मैंने क्या किया है? कॉम्प्लेक्स है बच्चा। अभी 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट बाद तुम खुद ही बोलोगे कि मैम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ये ऐसे है, मैंने बस इसको ऐसे गिरा दिया है, सीधा कर दिया है और कुछ नहीं। देखो जी, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे वापस से। सिंपल सी वही कहानी चल रही है जो मैंने आपको बताई। बस आपको बीच में जब ये डायग्राम बनाओगे ना, तो क्योंकि बहुत ज्यादा देख रहे हो आप यहाँ पे ऑलरेडी क्या इतना भरा भरा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम भी डाल देती ना, तो ये और भर जाता, इसीलिए मैंने नहीं। बस ये आपको अभी समझाने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये रहा NADH आयन का हमारा मॉलिक्यूल। ये इसी डायग्राम से समझ लो, अलग से बनाने का मतलब नहीं है, ठीक है, इसको, क्योंकि साफ सुथरा बना हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से एंट्री मारी इसने, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, और ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बच्चा जी? ये आ गया है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाना था, इसलिए वहां पे ज्यादा कुचर पुचर नहीं की, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जिसका नाम है यूबीक्यूटिन। क्या नाम बोलोगे इसको बच्चे? यूबीक्यूटिन। हाँ जी, ये बच्चा ना इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। हाँ जी, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसको हम कर देंगे ऑक्सीडाइज, ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यूबीक्यूटिन हमारा क्या बन जाएगा? ये पार्ट भी यहीं पे लिखो। यूबीक्यूटिन हमारा बन जाएगा यूबीक्यूटिनॉल। यूबीक्यूटिनॉल। क्या हो गया मेरी स्पेलिंग को यार, एक सेकंड दो, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा यूबीक्यूटिनॉल, ठीक है जी। ये हमारा यूबीक्यूटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनों को ये बात क्लियर होगी कि ये हमारा मैम ऑक्सीडाइज हो गया? बाकी लोग, सिर्फ सिमरन को समझ में आया? क्लियर है, ठीक है। यूबीक्यूटिन हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है बच्चा जी, और यूबीक्यूटिनॉल इज आवर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जब इसको यूबीक्यूटिन को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पास कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 के पास,
जैसे ही इसने कॉम्प्लेक्स 2 में पास किया तो हमारे हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं बच्चा जी, यहाँ पे आपको पता है ना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रांसफर्ड हो जाते हैं इधर। फिर ये सेकंड वाले से थर्ड पे पहुंचा, अभी येलो वाले को ही देखो आप, ठीक है, थर्ड सेकंड वाले से थर्ड पे पहुंचा, सेम वही हुआ, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन आयन हमने लिए, कहाँ निकाल दिए, बाहर, ठीक है। फिर हमारा ये कहाँ पहुंचा बच्चा जी, साइटोक्रोम सी, अभी आपको समझ में आएगा साइटोक्रोम सी का लास्ट वाला डायग्राम में, ठीक है। ये हमारा जब नेक्स्ट उस पे पहुंचा तब इसने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसपोर्ट किया, तो अब आ गया है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास का, ठीक है। पहला तो आपका यूबिक्विटोनॉल था, दूसरा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सब सीखोगे कि यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है, हाइड्रोजन आयन हमारे फिर से यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें, ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स। देखा जी, मुझे पता था सैम जी आप यही आंसर देंगे, इसीलिए मैंने स्लाइड को भी थोड़ा नीचे झुका दिया। अब दिखा आपको एक लाइन लिखा हुआ व्हाइट कलर से, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट हुए हैं, बट यही हम इलेक्ट्रॉन का ही वेट करते हैं। आपको पता है ना, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए अभी हमको हाइड्रोजन आयन के साथ साथ मतलब प्रोटॉन के उतने ही प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 प्रोटॉन तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, हम किससे मिसिंग थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फोर्थ कॉम्प्लेक्स में दे दिए, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हमारा यही मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चे, वाटर में। कितनों को ये बात समझ में आई, या फिर मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, सुन लो मेरी बात, कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में आया, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मतलब कि हमारे क्या प्रोटॉन्स जो है भर भर के प्रेजेंट है, बट इसके पास क्या नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको किसने प्रोवाइड करा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने, और जैसे ही इसने फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये बाइंड कर जाएगा और हमको क्या, वाटर का एक मॉलिक्यूल दे देगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम फोर्थ कॉम्प्लेक्स से पहले सर्कल में साइकिल है। क्या है बच्चा? मैम फोर्थ कॉम्प्लेक्स से पहले ये जो सर्कल में आपने लिखा है ये साइटोक्रोम साइकिल सी है, साइटोक्रोम सी बच्चा, अभी इस वाले इसके पे भी आएंगे, बहुत ज्यादा भर जाता है, इसमें 4-5 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग सबके डायग्राम बनाए हैं, और ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो इसलिए इरेज नहीं किया, ठीक है। अब हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की 2 इंपॉर्टेंट काम, क्या क्या काम हो गए, अब मुझे पहले बताओ आप। अभी जस्ट मैंने बताया, एक काम तो मैंने बताया, एक को थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो, एंड आई होप कि सैम जी आप बता देंगे। एक तो एटीपी बनाना, दूसरा काम सैम जी बताइए, थोड़ा दिमाग लगाए। वाटर फॉर्मेशन। वाटर का फॉर्मेशन, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, सैम और सिमरन दोनों ने सही बताया। अब आपको ये रहा, देखो पड़ोस में हमारा क्या, एटीपी सिंथेटेज, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, इसके पास भी आई जाओ। इसके पास ज्यादा काम है नहीं, कि इसके पास क्या था कि ये जो हमारे हाइड्रोजन आयन फ्री हुए, ये सारे हमारे इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, यूज करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन, एक मॉलिक्यूल एटीपी निकाल देगा। एफ नॉट आपको पता है कहाँ धंसा हुआ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होगा, राइट, याद है ना आपको ये बात कि एफ नॉट जो है हमारा, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, याद है थोड़ा सा, कीमियो ऑस्मोसिस पढ़ा था उसमें, कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, ये तो मैंने ही पढ़ाई थी आपको, जब हम लोग का फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, उसमें भी हमारे आपको मैंने बताया था कि ल्यूमेन में बहुत सारा प्रोटॉन के कंटेंट हो जाता है, फिर यही प्रोटॉन को कौन कन्वर्ट करता है, एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल था, वो उसको एटीपी में कन्वर्ट करता रहता है, याद है थोड़ा सा भी, थोड़ा थोड़ा यस थोड़ा मैम। थोड़ा याद है, एक बार जाके देखना फिर से कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा, मुझे पता है, ठीक है। आप चाहो तो मैं बना सकती हूँ, बट कोई मतलब नहीं है उसको बनाने का, ठीक है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यस मैम। इसमें आपको जो याद करने वाला पॉइंट है वो है बच्चा ये, कि ये एफ नॉट हमारा इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा है, और F1 जो है हैंगिंग स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए जी एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में इसके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको 4 से 5 स्लाइड दिखेंगी, ठीक है, अभी एक और स्लाइड भी रह गई है, ठीक है। चलो जी, क्या है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। इसके बाद हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और वो भी करना है। देखो अभी जितना पढ़ के आए हो ना, अब सबका हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नामकरण, नामकरण इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्यों जी मैम, क्यों जी, इसलिए क्योंकि अभी तक आपने ये सब पढ़ लिए, कहाँ गया ये,
ठीक है, ये आपने सारा पढ़ा और मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको समझ में भी आया कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4। अब आ गया कि इनके नाम क्या है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, उसी बेसिस पे नाम है क्योंकि यहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट है और इसी वजह से सिर्फ NADH की एंट्री है, FADH के लिए ये क्या है, नो एंट्री वाला है। दूसरा पार्ट जो आपको याद करना है वो है इनके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अभी हम लास्ट स्लाइड में जब आएंगे तो ये भी आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं बच्चा, FMN एंड FES। ये दो नाम याद हो जाएंगे सारे के सारे। एक बार लिखोगे आप लोग चैट बॉक्स में FMN एंड FES, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिखो तो मुझे भी लग जाएगा कि हाँ क्लास के बच्चे जग रहे हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है नाम उसका हमारा, वो हमारा FADH2 के लिए है। ठीक है जी, चलो जी, मैंने इसीलिए लास्ट क्लास के बच्चों को भी कहा है। थैंक यू साक्षी जी फटाफट से लिखने के लिए, थैंक यू सैम मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा कॉम्प्लेक्स का जो मैम इलेक्ट्रॉन इसका फुल फॉर्म क्या होगा, FMN का और FES का? साक्षी एक वर्ड है बहुत ही पॉपुलर वाला, वैसे फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं उसे, बट ठीक है थोड़ा सा यूज कर लिया करो। ठीक है, चलो जी, जोक सपाट। चलो, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है उसे। दूसरा हमारा क्या जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, उसके हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या है। देखो फर्स्ट वाले के सिर्फ 2 थे इसलिए मेरे को पता है आप लोग को एक बार में याद हो गए, इसके थोड़े से ज्यादा है बट थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या फर्क पड़ जाता है। देखो मैं आपको ट्रिक्स दे रही हूँ कल क्लास में, ठीक है। किसके ट्रिक्स, सिट्रिक एसिड साइकिल के, ग्लाइकोलिसिस के और ETS लर्न करने के। थोड़े से आपको जो आप लोग को चाहिए होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोड्स, ठीक है, वो आपको कोड्स दे रही हूँ। बट ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा याद कर लो। पहले दो तुम्हें समझ में आ कॉम्प्लेक्स गए। थर्ड का नाम इलेक्ट्रॉन कैरियर है। हाँ, उसका कोई नाम नहीं, इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी आएगा, आगे देखना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्यूटिन और साइटोक्रोम G। आपने यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन हमारा यूबिक्यूटिन पे आया, कॉम्प्लेक्स 2 से भी यूबिक्यूटिन में जाएगा और यूबिक्यूटिन से कहाँ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से 4 पे जाएगा। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है, तो आप इनको क्या है अवॉइड नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है, ये क्या है इनके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स, जिसका आपने क्या नाम पढ़ा था, लास्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, इसका नाम हमारा था ATP सिंथेटेज, ठीक है। ATP सिंथेटेज में हमारे क्या 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, F0 और F1। ये हमारे 2 हाइड्रोजन आयन को एक ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। बस इतना सा चीजें आपको ये इसमें याद करनी है। अब आ जाओ जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये भी सेम वही चीज है, देखो जी, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है आपका क्या, NCERT का डायग्राम। एक बार बस इसको देख लो। देखो अभी क्योंकि ना, अच्छा सच बताना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपको 50% चीजें थोड़ा समझ में आई। मैं 100% की बात नहीं करूंगी, मुझे पता थोड़ा सा टफ है। 50% चीजें समझ में आई थोड़ी सी, यस मैम। है ना, सबकी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आया। अब थोड़ी सी चीजें और क्लियर कर लो कि अभी आपने जितनों का नाम सुना तो उसका कहाँ कहाँ क्या यूटिलाइजेशन है, पूरा इस पे मत ध्यान दो, सिर्फ जहां जहां मैं बोल रही हूँ उसको देखो। NADH आयन हमारा जब रिड्यूस हुआ था तो हमको क्या 2 हाइड्रोजन आयन इससे फ्री हुए थे, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन भी आप से लिख सकते हो, है ना, वही हमारे यहाँ निकले हुए दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर आ जाता है हमारा क्या कि हमारा इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी 2 निकले थे, ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन आगे बच्चा हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स 1, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, नीचे यहाँ लिखा हुआ सॉरी, ठीक है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, क्या पढ़ाया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। जैसे आपके इसको डिफरेंस कैसे समझोगे कि आप एक घर में रहते हो, ठीक है भाई रहते हो, बट खाना पीना कौन देता है तुमको, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ठीक है। तो वही चीज ये है कि इसको उठा के कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को समझ लो बच्चे हो, तुम लोग हो, ठीक है, ये रहे आपके पेरेंट्स, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे FMN और FES कैरी करके लेके गए किसके पास बच्चा, यूबिक्यूटिन के पास। ये यूबिक्यूटिन हमारा क्या है बच्चा, रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। यूबिक्यूटिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये हमारा बच्चा रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये यूबिक्यूटिन मैंने आपसे क्या कहा, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, यूबिक्विनॉल में, ठीक है। मैंने यूबिक्यूटिनॉल कह दिया उस टाइम, बट आंसर इज यूबिक्विनॉल, ठीक है। ये क्या है यूबिक्विनॉल, यूबिक्विनॉल
ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसका। यूबिक्यूटिन इज रिड्यूस्ड फॉर्म और ये यूबिक्विनोल जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म है। सो सॉरी, ठीक है। इसको ये लेके आ गया किसमें, कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है। और फिर ये हमारा किसमें आ जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम FES, साइटोक्रोम C1, ये इसको लेके आएगा कहाँ पे, फिर से यूबिक्यूटिन में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ गया ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम है इसका। फिर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या है हमारा, FES और FAD नाम के प्रेजेंट है। ये आ गया हमारे लास्ट कॉम्प्लेक्स में, और लास्ट में ही मैंने आपको बताया था क्या था बच्चा जी, कि हमारे फोर्थ कॉम्प्लेक्स में ही क्या था, सब्सट्रेट वाला 2 है ना? हाँ जी बच्चा जी, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन जो है ये हमारा 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके क्या कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। चलो जी, अब आ जाइए जी लास्ट वाला पार्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रह गया। देखो जी, अगर आपको ये सारी चीजें ऑनेस्टली सब याद हो गई हैं या समझ में आ गई हैं 50 to 60% भी, तो आप इन सबको ना एक बार रीड करेंगे ना, तब भी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं जो चीज मिस कर रही हूँ ना, वो है ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने आपको ये ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अभी तक नहीं बताया, ठीक। और मैंने सारा उड़ा दिया क्या, शायद गायब कर दिया, कोई नहीं। देखो जी, आप सारे के सारे थोड़े से होश में आ जाओ, अपनी कॉपी वॉपी खोल के बैठ जाओ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा है हमारा कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कल हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की। कितनों को थोड़ा सा भी याद है कि हमने क्या बात की थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में हमने थोड़ा सा भी याद हो तो। इसमें एज अ सबस्ट्रेट कोई एंजाइम यूज किया बताइए जी सैम जी, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं दूसरे बंदे से पूछती हूँ। मैं किसी एंजाइम को एज अ सबस्ट्रेट यूज करा था, मतलब जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए नहीं कंपाउंड। बच्चा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैं आपको पहले लेके जाती हूँ वापस। मैम मेटाबोलिक रिएक्शन में जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्शन ATP और GTP में होता है, और फिर ट्रांसफर होता है फॉस्फेट ग्रुप का सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रेरणा जी ऐसे करके नजर उतरवा लेना। बिल्कुल सही आंसर दिया है प्रेरणा ने, अगर उसको याद है तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। प्लीज बच्चा जी, जो चीजें मैं एक बार बता रही हूँ आपको याद होना। सब प्रेरणा जी, आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी विद योर दिस आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया उस बंदी ने। कल की क्लास में मैंने आपको, कल की नहीं परसों की क्लास में, जो उसकी फर्स्ट क्लास थी, मैंने आपको उस टाइम पे कराया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि फॉस्फेट को ना हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट से फ्री कर दे रहे हैं। सबस्ट्रेट रिमूव कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल सही बच्चा जी, फॉस्फेट को रिमूव कर दे रहे हैं ताकि वो क्या कर जाए, ADP के साथ बाइंड कर जाए, और जब वो प्रोडक्ट को दे ना तो वो हमारा ATP मॉलिक्यूल को भी बना दे, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ या फिर विद द यूज ऑफ फॉस्फेट। अब कितनों को याद रहेगा हमेशा ये, मैम मुझे याद है। रहेगा। याद रहेगा। और सबस्ट्रेट लेवल जो वर्ड आपने सैम यूज किया ना, थोड़ा सा कोशिश ठीक की, बट एंड में आते आते तक आप गड़बड़ा गए। मुझे लगा आपने स्टार्ट तो सही किया था। देखो जी, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है कि सबस्ट्रेट को यूज करके, बिल्कुल सही आंसर, कि ये रहा हमारा क्या, हमने ट्रायल्स फॉस्फेट करके नहीं याद किया था, हमने कैसे याद किया था, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसमें से हमने एक फॉस्फेट फ्री करके उसको क्या बना दिया था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था, और क्या हो गया था, हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री हो गया था, ठीक है। उससे हमारा ATP बन गया था। और दूसरा इसका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ था, पहला वहां और दूसरा हुआ था यहाँ, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग को होश में आ गए होंगे सारे। वापस से आ जाओ, कहाँ गए, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि अभी एक और पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रह गया हमारा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव का फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे भी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस में, तो कहीं ग्लाइकोलिसिस में आपको ऑक्सीजन दिख रही थी,
कल भी हमने पढ़ा था जब लास्ट क्लास में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट। बड़ा बड़ा याद रखना। अब आता है इसका मेन डिफरेंस बच्चा जी। क्या चीज इसका डिफरेंस है? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है? नहीं, कोई बात नहीं। इसका मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रेजेंट है ETS सिस्टम। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो ETS सिस्टम क्या करता है हमारा? NADH2 प्लस FADH2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ATP मॉलिक्यूल। अभी क्या है? अब सबस्ट्रेट लेवल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि यहाँ पे ETS सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। तो क्या यहाँ पे NADH और जो FADH के मॉलिक्यूल्स हैं वो ATP में कन्वर्ट हो पाएंगे? नो मैम। तो बिग नो, बड़ा सा नो बोल के आना किस चीज को भी। अब आ जाओ जी पूरी की पूरी क्लास पे वापस से। किस क्लास में वापस से मैम? यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से ग्लाइकोलिसिस के स्टेप पे। ग्लाइकोलिसिस के हमारे क्या क्या ग्लाइकोलिसिस क्या क्या प्रोडक्ट्स निकले थे? क्या क्या नेट रिजल्ट निकला था उसका? हमारा रिजल्ट निकला था कि हमको 2 ATP मॉलिक्यूल मिले थे। देखो क्या क्या लिख रही हूँ मैं। और 2 मॉलिक्यूल हमारे NADH के थे, राइट? NADH2 के। ये हमारे क्या 6 ATP हमको बना दे रहे थे। अब जाके समझ में आ रहा है आपको कि ये क्यों बना दे रहे थे ATP? यस कहीं ना कहीं आप इस चीज को इससे भी समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, है ना? और ये जो हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसका मतलब है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या कि यहाँ पे तो हमको टोटल कितने मिल गए? 8 ATP मिल गए। अब जाके बात समझ में आई कि जो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रही थी एनारोबिक में, उसमें हमको 2 ही ATP क्यों मिल रहे थे? क्यों? समझ में आया बच्चा जी? पहले बता दो एक बार प्लीज। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे रिजल्टेंट तो 2 NADH2 भी थे हमारे पास, बट हमारे पास क्या नहीं था? ETS सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे हमको ATP इससे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे पास कितने ATP बने यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। ठीक है, अब आ जाओ जी थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया ना? सच बता रही हूँ। यप। फिर आ जाता है बच्चा हमारा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का हमारा क्या प्रोडक्ट था? याद होना चाहिए कि एक पायरुविक एसिड से हमको क्या मिल रहा था? एक एसिटिल कोएंजाइम में, और उस टाइम पे हमारा एक NADH आयन रिड्यूस हो रहा था, राइट? बट हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो कितना लिंक रिएक्शन में यूज होंगे? 2 पायरुविक एसिड। तो कितने प्रोडक्ट बने? 2 एसिटिल कोएंजाइम में। तो कितने NADH आयन रिड्यूस हुए? 2 NADH, है ना? ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे कितने ATP दे देगा हमको यहाँ पे? ये देगा हमको 6 ATP, राइट? ठीक है, लिंक रिएक्शन हमने माना कि यहाँ पे भी लिंक रिएक्शन चल रही होगी, ये प्रोसेस तो सब में सेम है। तो यहाँ पे भी हमको 2 NADH2 मिले। फिर से वही कहानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? ETS नहीं है, तो यहाँ पे 0 ATP। 0 ATP। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बड़ा सा नो ETS। तो इस वजह से हमको 0 ATP। अब आ जाती है लास्ट। लास्ट क्या नाम है इसका हमारा? ब्लू क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल से हमको क्या क्या मिल रहा था? एक मॉलिक्यूल GTP का, एक मॉलिक्यूल किसका? FADH2 का, राइट? करेक्ट कर देना, होश में रहना आप लोग भी। एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल NADH2 के, यही सब हमको मिल रहे थे। अब ये तो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, GTP भी, FADH2 भी और ये भी, और हमको क्या देंगे? 24 ATP। लास्ट में हमको यही मिला था। और यहाँ पे जो क्रेब साइकिल चलेगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ATP नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है बेटा? GTP। उसका भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हल्का सा रोल है। तो यहाँ पे कितने ATP बनेंगे? अब 0 ATP। अब जाके आपको समझ में आया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे कितने ATP यूज होते हैं? कितने ATP बनते हैं टोटल? 0। टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मिलते हैं? 8 + 6 + 24 कितने हुए? 38 ATP। 38 ATP। और एनारोबिक में कितने होते हैं? सिर्फ 2 ATP। अब एक चीज और फिर से रिमाइंड कर लो कल वाली क्लास का। क्या मैम? मैम शटल सिस्टम।
हाँ जी, क्या बात है सिमरन जी, चलो जाते जाते थोड़ा खुश कर गई आप। शटल सिस्टम, ये हमारा जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चल रहा होगा ना, तो वो 2 एटीपी खा लेता है। कैसे खा लेता है वो हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे डिस्कस, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कभी फ्री टाइम पे पढ़ लेंगे, बट ठीक है। और हमारा जो कौन सा है एस्पार्टेट सॉरी मैलेट एस्पार्टेट वाला है, वो हमारा 38 एटीपी ही देगा। ठीक है जी, ये 2 एटीपी को क्या कर लेता है, लॉस कर देता है। चलो जी, अब बढ़ जाओ जी एक और इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे। बच्चा जी कल की क्लास में आप क्या करेंगे ना, प्लीज प्लीज आप लोग ये वाला जो पार्ट्स है इनको थोड़ा सा पढ़ के आओगे, ठीक है। कल की क्लास में हम एक बार फिर से देख लेंगे, अगर जो भी हमारा थोड़ा सा मिसिंग होगा, बस एक आज लास्ट क्लास में इसको देख लो। कौन सा वाला पार्ट, ये बैलेंस शीट, ठीक है, सो दैट हमारी कल की क्लास थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। 5 मिनट तो आप लोग आई गेस रुक सकते हो। ये है हमारी बैलेंस शीट की, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। 36 एटीपी बन रहे हैं, अभी जस्ट सीख के आए हो एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कह लो या फर्मेंटेशन कह लो, उसमें हमारे 2 ही एटीपी बन रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से स्टार्टिंग में हमने क्या, एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूटिलाइज किया है। सिमिलर विद दिस, ये NADH जो है वो NADH में रिड्यूस जरूर होगा फर्मेंटेशन में, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो रिड्यूस होने की कोशिश जरूर करता है, बट कैसा है प्रोसेस, बहुत ही स्लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ETS नहीं है हमारे पास। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट है। अगर ये 100 की स्पीड है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 की। ठीक है जी, चलो जी, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बच जाती है वो है ये वाला पार्ट, बस आज के आज में देख लो। उसके बाद आपके लिए भी टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, सारा रीड नहीं करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे रब करना है। चलो जी, क्या कहानी है इसकी कहानी हमारी बच्चा जी ये है कि ग्लाइकोलिसिस में अभी जस्ट पढ़ के हटे हो कि 2 एटीपी डायरेक्टली बनते हैं, क्योंकि 2 हमारे कट भी हो जाते हैं। ठीक है, और NADH के मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं हमको, NADH से हमको बन रहे हैं 0। अरे ग्लाइकोलिसिस में हम एरोबिक की बात कर रहे हैं बच्चा। अच्छा, बड़ा बड़ा एरोबिक लिखा हुआ है सैम जी, 6 एटीपी। ठीक है, टोटल ओवरऑल कितने, 8 एटीपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये देखो, यहाँ पे हमारा एक भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकला, 0 है ये। ठीक है, लिख ही देती हूँ 0। ठीक है, 0 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुई, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ना ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का यूज हो रहा था, ना ही रिलीज भी हो रही थी। तो ग्लाइकोलिसिस का केस में क्या है हमारा बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे अब आ जाता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी पढ़ के हटे हो आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये पार्ट आप पढ़ के हटे हो, और उसमें हमारे ये तीनों आते हैं। ठीक है, यहां हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या, जैसे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम था ना हमारा, क्या था, EMP पाथवे। ठीक है, जैसे TCA साइकिल का था हमारा क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब नाम थे इसके। उसी तरीके से लिंक रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे थे, आपको पता होना चाहिए, याद होगा। और इससे हमारे क्या 6 ATP मॉलिक्यूल बन रहे थे। फिर आ गई हमारी क्रेब्स साइकिल, जो आपकी रटी रटाई है कि 6 NADH के बन रहे थे, 2 FADH के और 2 GTP के, क्योंकि हमने किसके एक एक तरीके से एक पढ़े हुए थे कि 3 NADH के, 1 FADH का और 1 GTP का। बट हमारा ये क्या, आपको ये नहीं भूलना है कि ये into 2 हो जाता है लास्ट में, क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम थे, हमने साइकिल सिर्फ एक ही बार रन कराई थी। उसका रिजल्टेंट हमको क्या, ये 24 ATP मिले थे, ये रहे 6, और इसी तरीके से हमारे क्या हो गए टोटल 38 ATP। ठीक है जी, बताइए जी कल के लिए कोई दिक्कत कुछ परेशानी आप लोगों को, कोई पार्ट रिवाइज करना चाहते हो, बिकॉज कल की क्लास हमारी ना क्लास जो स्टार्टिंग वाली होगी दैट विल बी वेरी छोटी, क्योंकि हमारा सिर्फ रह गया है ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और एक पार्ट रह गया है, अगर और भी बच्चे होते तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज, एम्फीबॉलिक पाथवे। बस इतना छुटकू सा क्वेश्चंस वाले पार्ट रह गए हैं, बस ये समरी होनी है, और कल आपकी क्लास में होने हैं क्या, क्वेश्चन आंसर्स। 3 से 4 स्लाइड्स रह गई हैं, हार्डली 10 मिनट ही लगेगा, और हम क्या कर देंगे, इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, और वैसे भी कल आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस का भी रिविजन है, क्योंकि आपका टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए परसों। और सारे के सारे बच्चे टेस्ट देने के बाद मुझे बताएंगे भी कि यस मैम वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। ठीक है जी, बायोलॉजी का। ओके मैम। ओके जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। बैठ के सारे रिवाइज करो, बोरिंग लगता है चैप्टर कहते हो।
पढ़ना खुद नहीं है और बोरिंग लग रहा है चैप्टर। नहीं मैम, आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा लगता है अभी तो स्टार्ट हुई थी, खत्म भी हो गई। हाँ जी, Yes, हमसे ma'am. बोलना पड़ता है। एक दिन सिमरन जी और मैम सैम जी से ना सच हम टॉपिक में करवाएंगे। बाकी क्लासेस में ना हम टाइम देखते हैं कभी कभी, लेकिन आपकी कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। When I was a student मेरे साथ भी यही था। बायोलॉजी खास क्लास करके में पता नहीं चलता था 40 मिनट कैसे निकल गए, और वही फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास। हाँ देखो सैम जी और हमारी कितनी फीलिंग्स मिलती है, वही हाल हमारा फिजिक्स में भी रहता था। में फिजिक्स तो समझ ही ना आवे। मेरे भी पता यहाँ से निकलती थी, पर तुमको फिजिक्स समझ में आता ना, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। मतलब मेरा तो कभी एम था नहीं डॉक्टर का, क्योंकि मुझे वो ब्लड ब्लड देखने से बहुत डर लगता है। पर जिनको पसंद है ये काटा पीटी का काम, वो सब तो डॉक्टर बनेंगे। आज प्रेरणा जी ने बड़ा खुश किया भाई अपने आंसर देके। प्रेरणा जी ऐसे ही पढ़ते रहिए, जैसे आप कहती हो ना कि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आप देखना एकदम एबनॉर्मल स्टूडेंट बन जाओगी क्लास की, ब्लास्टर स्टूडेंट जैसे कहते हैं। फिजिक्स से प्यार ही नहीं पाता। मुझे भी नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई मैम टिप्स आप नहीं फिजिक्स भी पढ़ाने लग जाओ फिर हो है। जाए। यार मेरे से पूछो मत, मैंने 11th 12th कैसे झेले हैं। जस्ट हेट दैट टॉपिक। यहाँ के टीचर्स तो वैसे अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने कभी ना कोचिंग नहीं ली थी इसलिए, और उस टाइम पे ये सब था नहीं।